हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। और अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के टोटल 10 नंबर का आ रहा है, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखता है फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में। तो हम उसे ही शुरू करने जा रहे हैं। और एक बार और क्लियर करने जा रहा हूँ कि अभी हम डिटर्मिनेंट ही केवल क्लियर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है हमारा डिटर्मिनेंट, और दूसरा होता है इन्वर्स और एडजॉइंट, तीसरा होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो हम पहला कंसेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में प्रूव करने वाले, वो सारे के सारे हम पहली सीरीज़ में कवर अप कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं है उतना। तो उतना ही करें जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, और वो काफ़ी है, वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं कि डिटर्मिनेंट जो होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। ये पहली चीज़ है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम नहीं निकालते। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, वैल्यू होती है। ठीक, जैसे हम डिटर्मिनेंट की बात करें मैट्रिक्स में, तो हम ऑर्डर लेके जाएंगे 1 by 1, 2 by 2 और 3 by 3। इससे ऊपर हम नहीं जाते। 1 by 1 मैट्रिक्स की बात की जाए तो जिसका 1 रो है और एक ही कॉलम है, मीन्स उसमें एक ही एलिमेंट है। तो एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू A11 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी A11। A11 मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी होगी 1 2 3 4 एनीथिंग। अब दूसरी मैट्रिक्स ले लें अगर 2 by 2 की, तो उसमें डिटर्मिनेंट का फिक्स प्रोसीजर होता है कि A इज इक्वल टू दे रखा है अगर A11 A12 A21 A22, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू मान लिया हमने ये मोड वाला साइन लगाकर A11 A12 A21 इंटू A22। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट इज A11 डॉट A22 मल्टीप्लाई माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज A21 इंटू A12, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये इसमें 2 by 2 मैट्रिक्स में ऑर्डर होता है। 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए हमें एक रूल फॉलो करना होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और हम हमेशा 3 by 3 मैट्रिक्स की ही बात करते हैं, 2 by 2 और 1 by 1 की हम जनरली बात नहीं करते हैं। लेट करके चलते हैं कि A इज इक्वल टू 3 by 3 मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी, दैट इज़ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जैसे ही हम 3 by 3 मैट्रिक्स पे आते हैं और उसके डिटर्मिनेंट पे आते हैं, तो उसमें हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक चीज़ होती है माइनर और एक चीज़ होती है कोफैक्टर। इनकी चर्चा हम 1 by 1 मैट्रिक्स या 2 by 2 मैट्रिक्स में नहीं करते, केवल 3 by 3 मैट्रिक्स में ही करते हैं। अब पेपर चूँकि MCQ आने वाला है, तो हमें नहीं पता कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, लेकिन प्री बोर्ड का जैसा मैंने पेपर देखा है उस हिसाब से ये भी पूछ सकते हैं किसी एलिमेंट का माइनर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, कुछ भी MCQ में आ सकता है। तो माइनर की सबसे पहले बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है हमारी A11 A12 A13 21 22 23 A31 A32 A33 3 by 3 ऑर्डर की। तो इसमें हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। A11 का माइनर, A12 का माइनर, A13 का माइनर। ऑल द 9 एलिमेंट्स हैव देयर रेस्पेक्टिव माइनर। हर एक एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है। वो कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा शुरू करते हैं। अब माइनर जब बात करते हैं माइनर ऑफ A11, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। M11 का मतलब होता है कि इसे निकालने के लिए उस पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को हटा दें। जैसे M11 की बात करें, मीन्स माइनर ऑफ A11। M11 निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रो है दैट इज़ दिस रो एंड दिस कॉलम, दिस रो और इस कॉलम को हम हटा देंगे। बचा क्या? A22 A23 A32 A33। दिस पर्टिकुलर रो और दिस पर्टिकुलर कॉलम को हटाकर जो बचता है उसका हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेते हैं। जैसे M11 निकालने की शुरुआत करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, A22 A23 A32 A33। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे? 2 by 2 मैट्रिक्स हमें आती है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसकी जो वैल्यू होगी वही M11 होगा। अब जब माइनर की बात करते हैं A12 का माइनर, तो वो निकालेंगे M12 इज इक्वल टू
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट है रो, सेकंड है कॉलम। जब इसे और इसे डिलीट कर दिया तो बचा क्या, A21, A23, A31, A33, इसे रेस्पेक्टिव ऑर्डर में लिख दिया। इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वही हमारे माइनर की वैल्यू होगी। जैसे ये वाली चीज़ M12 इज इक्वल टू A21, A23, A31, A33, इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है। ऐसे ही M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दो, जो बचा A21, A22, A31, A32, उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वही M13 के इक्वल होगी। ऐसे ही हम M21, M22, M23, M31, M32, M33 भी निकाल सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं M से। जबकि कोफैक्टर क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू माइनर। जैसे ही हम कोफैक्टर में चर्चा शुरू करते हैं तो कोफैक्टर में आ जाता है, सिंपल सा रूल होता है, CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J डॉट MIJ। ठीक, C11 इज इक्वल टू M11, -1 की पावर E1 इज़ 1, -1 की पावर ओड इज़ -1। तो जहाँ पर सम ओड होगा वहाँ पर लग जाएगा माइनस, जहाँ पर E1 होगा वहाँ पर लग जाएगा प्लस। जैसे C12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू M12, यानी कि C12 जो होगा वो कुछ नहीं होगा, बस M12 की जो वैल्यू आई है उसका नेगेटिव होगा। C13 M13 के इक्वल होगा। C21 माइनस M21, C22 M22, C23 माइनस M23, C31 इज इक्वल टू M31, C32 इज इक्वल टू माइनस M32 और C33 इज इक्वल टू M33। These are the values of cofactor which are related with minor। कोफैक्टर माइनर से रिलेट करता है, और अगर माइनर निकालना आता है तो कोफैक्टर भी निकालना आ जाएगा। होप सो कि माइनर निकालना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जब भी हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट को हम किसी भी 6 तरीके से टोटल एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट अस से मैट्रिक्स A कैन बी रिटन एज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। Then determinant of A can be written in 6 different forms and all these have equal value। हर एक की बराबर वैल्यू होती है, यानी कि 6 की 6 वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यह आपने पढ़ भी रखा होगा पहले। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, अलॉन्ग फर्स्ट रो दैट इज़ फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A11, A12, A13। तो हम जब फर्स्ट रो के अलॉन्ग वो करते हैं एक्सपेंड, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, यानी कि एलिमेंट मल्टीप्लाई उसका कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाई उसका कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाई कोफैक्टर। जो एलिमेंट लिया है उसका कोफैक्टर ले लेंगे। तो हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो हम टोटल 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं अलॉन्ग R2 दैट इज़ अलॉन्ग सेकंड रो, जब सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, A21, A22, A23, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। जब हम बात करते हैं अलॉन्ग R3 दैट इज़ द थर्ड रो, और ये हमें हर एक रो हर एक कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट को प्रूव करने वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, और हमें ये जब तक नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हम बात करते हैं अलॉन्ग थर्ड रो दैट इज़ A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे समझें। A11 जब हम बात करते हैं अलॉन्ग C1 दैट इज़ अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो है A11, A21, A31, दैट इज़ A11 मल्टीप्लाई C11, A21 मल्टीप्लाई C21 प्लस A31 मल्टीप्लाई C31। जब हम बात करते हैं अलॉन्ग C2 दैट इज़ द अलॉन्ग सेकंड कॉलम, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स इन सेकंड कॉलम, A12, A22, A32, दैट इज़ A12 मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ A12, A22 मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ A22, A32 मल्टीप्लाई कोफैक्टर ऑफ A32, that is C32. When we talk about along C3, expanding determinant along third column, what are the elements in third column, A13, A23 and A33, that is A13 into C13, A23 into C23 plus A33 into C33 along the C3.
ऐसे हम हर एक रो हर एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। टोटल 6 तरीके होते हैं। क्या हो अगर हमें एलिमेंट तो सेम रो के लूँ लेकिन कोफैक्टर क्या ले लें, किसी सेकंड रो के ले लें। देखते हैं। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज़ 0। इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। जैसे हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए A11, A12, A13, लेकिन कोफैक्टर किसका लिया, सेकंड रो का, दैट इज़ 21, 22, 23। अगर मैं ये करूँ कि A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23 तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। अगर हम एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर लें लेकिन कोफैक्टर ले लें अनदर रो के तो हमेशा आंसर मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। जैसे अभी मैंने कहा था फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए लेकिन मैंने कोफैक्टर ले लिए थर्ड रो के, दैट इज़ A11 C31, A12 C32, A13 C33। तो इन्हें ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 के इक्वल होगी। ये तो रो पे बात हो गई। अगर मैं कॉलम पे भी चर्चा शुरू करें तो कॉलम मान के चलो मैंने फर्स्ट कॉलम ले लिया। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A11, A21, A31, लेकिन कोफैक्टर ले लिए हमने सेकंड कॉलम के, दैट इज़ C12, C22, C32। अब अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, ऐड करके 0 ही आएगा। जबकि ऊपर वाले चीज़ों में क्या था, हमेशा आंसर सेम आ रहा था, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, एक रो के एलिमेंट है लेकिन कोफैक्टर है दूसरी रो के, तो मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा 0 आता है। एमसीक्यू की फॉर्म में एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है। अब इस पे और इसी हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, पूछ सकता है कि भाई ऐसे दे दिया क्या वैल्यू आएगी, तो कुछ नहीं सोचना है, वहाँ हमेशा 0 ही लिखना है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की। एनसीईआरटी में बड़ी बड़ी लाइनें दे रखी हैं, एक्सप्लेन कर रखा है, मैं उन सबको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, यानी कि अगर मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूँ तब भी डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं आते। जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है वही उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, यानी कि दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल रहेगी। केवल इतनी सी बात होती है, पहली प्रॉपर्टी यही बोलती है। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ऑपरेशन। यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाते हैं। अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ RI डबल हेडेड एरो RJ, CI डबल हेडेड एरो CJ, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, यानी कि अगर हम कोई दो पर्टिकुलर रो को एक्सचेंज करें या दो पर्टिकुलर कॉलम को एक्सचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में साइन में चेंज आ जाता है। मतलब अगर वो प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा से, ये ट्रायंगल का साइन होता है, इसे डेल्टा बोलते हैं। ये मैंने किया कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऑपरेशन लगा दिया मैंने R1 डबल हेडेड एरो R3, मीन्स R1 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। R1 की जगह आ गया R3, R3 की जगह आ गया R1, यानी कि ये वाली चीज़ ऊपर चलेगी और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई। तो देखो भाई A21, A22, A23 ये ऊपर चला गया, A11, A12, A13 ये नीचे आ गया और थर्ड रो सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को चेंज करूँगा तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस का, इसीलिए ये माइनस हट के इधर आ जाएगा। तो जब हम डेल्टा इज इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस का साइन लग जाता है, ये माइनस का इधर आ गया ना, इसलिए जब भी हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे साइन माइनस का लग जाता है। जब हम प्रूव करने वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का, इसीलिए ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 3x3 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स में कोई दो रो या दो पर्टिकुलर कॉलम आर आइडेंटिकल, मीन्स इफ़ RI इज इक्वल टू RJ वेयर IJ हैव डिफरेंट वैल्यूज़, अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ये मैंने सिंपल शब्दों में समझा रखा है। इफ़ RI इज इक्वल टू RJ और CI इज इक्वल टू CJ मीन्स इफ़ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, मीनिंग इफ़ A इज इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3,
अगर हम यहाँ पे गौर की करें तो यहाँ पे पता चलेगा कि R1 जो है वो R3 के इक्वल है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पेपर में क्वेश्चन दे देगा, लगेगा कि हार्ड है, हमें एक्सपेंड करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, आंसर को 0 के इक्वल रखना है। पूछ सकता है MCQ में, क्वेश्चन बन सकता है। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट पेज पे शुरुआत करते हैं। अभी मान के चलो कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें 3/3 मैट्रिक्स दे रखी है, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाला, दैट इज अब अगर हम इसमें ऑपरेशन लगा दें, R1 को रिप्लेस करूँ मैं KR1 से, मीन्स R1 के जितने भी एलिमेंट थे हमने सब में क्या किया, K से मल्टीप्लाई कर दिया अलॉन्ग द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में था A11 A12 A13, हमने हर एक में मल्टीप्लाई कर दिया K से, K A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होंगी तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं हो पाएगा और हमारा काम नहीं चल पाएगा। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। होल चैप्टर इज़ अबाउट डिटर्मिनेंट। चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 नंबर का है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर हम एक पर्टिकुलर रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या फिर पर्टिकुलर कॉलम को किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी K से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि अब ये जो वैल्यू है डेल्टा 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू K टाइम्स प्रीवियस वैल्यू। दैट इज़ अगर हमने R1 में K से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स में क्या होता था कि मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का K से मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा K से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से अलग बनाती है कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स में हम नहीं ले सकते, डिटर्मिनेंट में ले सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, मान के चलो कि R1 दैट इज़ द अलॉन्ग फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, A1 + λ1 A2 + λ2 A3 + λ3। इस फॉर्म में, किसी इस फॉर्म में दे रखा है डिटर्मिनेंट B1 B2 B3 C1 C2 C3। तब हम डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस बचा क्या, λ1 λ2 λ3। एक ही रो में करेंगे, ये नहीं दो रो को सम की फॉर्म में दे रखा है तो दोनों से अलग अलग कर दिया, केवल एक के लिए ही वैलिड होता है λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्म दिखे ये वाला ऑपरेशन तुरंत लग जाता है, बस इतनी सी बात है। सिक्स्थ है ऑपरेशन वाली बात। अगर मैं किसी 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट में ये ऑपरेशन लगाएं कि RI गोज़ टू RI + KRJ और CI गोज़ टू CI + KCJ, मान के चलो R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया R1 + 2R3, C1 में ऑपरेशन लगा दिया C1 + 2C3, तो हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल नॉट चेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाता है, अदरवाइज़ क्वेश्चन नहीं हो पाता। चैप्टर आसान होते हुए भी हार्ड लगने लगता है। अब जहाँ तक मेरा मानना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NCERT में वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय बाहर जाने के। मैं हर बार यही कहता हूँ, NCERT सफिशिएंट है CBSE के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जांपल्स में आते हैं 15, 16, 30, 31, 32, 34। एक्सरसाइज 4.2 जो कि डिटर्मिनेंट से भरी पड़ी है। वैसे तो क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जिसे करके कंसेप्ट मजबूत किया जाता है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, जब मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात आती है तो उसमें जो क्वेश्चन हमारे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट ही इम्पोर्टेंट है, आप उसे कंप्लीट ही करना क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का देखने को मिलता है। जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
फॉर द टाइम बिंग यही क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 19। ठीक है, अभी तक यहीं तक करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। डिटर्मिनेंट के जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चन की एक सीरीज़ बना के डाल दी जाएगी। उन क्वेश्चन को देखिए और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे, एनसीईआरटी से। ठीक है, अभी तक इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के ऊपर जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, वो फाइंड आउट करेंगे।